आज की कहानी ऐसी है जहाँ निष्ठुर, बेदिल, असभ्य, जिसे भाषा का ज्ञान नहीं, एक ऐसा इंसान भी प्यार में कैसे खुद को सभ्य बनाता है, कुछ ना समझ पाने पे भी उस चीज का एहसास कर पाता है, और फिर 47 साल बाद उससे दोबारा मुलाकात होना कैसा रहा होगा। मूवी ट्राइब आज सुनाने वाली है 2012 की साउथ कोरियन मूवी अ वेयरवुल्फ बॉय, डायरेक्टर सुंग ही जो, IMDb 7.2। कहानी की शुरुआत एक बूढ़ी महिला सुनी को दिखाते हुए हुई। उसकी उम्र लगभग 60 के ऊपर होगी और अमेरिका में अपने बेटे के साथ रहती है। एक दिन सभी परिवार एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि तभी सोनी के लिए कोरिया से फोन आया। उसे साउथ कोरिया जाना ही होगा। कोरिया वापस आकर वो अपनी नातिन यंजो से मिलती है, जो उसे एयरपोर्ट से पिकअप करने आई है। रास्ते भर दोनों दादी नातिन बातें करते हुए जा रहे हैं, वहाँ जहाँ सोनी का बचपन बीता है, उसका पुराना घर। दरअसल वो यहाँ अपने पुराने घर को बेचने के लिए ही आई है। जब दोनों वहाँ पहुँचे तो घर किसी भूतिया घर से कम नहीं लग रहा है, और इसी के साथ कहानी अतीत में चली गई। अंधेरी बरसाती रात में एक आदमी बाल्टी में कुछ लेकर घर के बाहर बने कॉटेज में घुसा, जहाँ बहुत सारे कुत्ते और भेड़िया बंदी बने हुए हैं। वही एक बंद दरवाजे को खोलते ही वो हार्ट अटैक से मारा गया। ऐसा क्या था दरवाजे के उस पार? इस हादसे के अब कुछ दिन बाद ही सोनी अपनी माँ और छोटी बहन के साथ यहाँ रहने आ गई। उस वक्त सोनी 17 साल की थी। सोनी को सांस कष्ट की बीमारी है। वो स्कूल नहीं जाती, इसलिए शहर से दूर उन्होंने यहाँ एकांत और प्रकृति के बीच में ये घर लिया है। सामान शिफ्टिंग करते वक्त वहाँ जीताई नाम का एक लड़का आया, जो सोनी के पापा के बिजनेस पार्टनर का बेटा है। वहाँ आस पड़ोस के सभी लोग मिलकर सामान शिफ्ट करने में मदद कर रहे हैं, लेकिन उसे कहने पर वो ऐसा एटीट्यूड दिखाने लगा जैसे उन्होंने उसे बोलकर बहुत बड़ा पाप ही कर दिया हो। असल में जीताई एक अच्छा इंसान नहीं है, उसके अंदर बहुत ईगो भरा हुआ है। सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करने पर भी सोनी को वो एक आंख नहीं भाता। यहाँ अपने पापा के गुजर जाने के बाद से सोनी बहुत ज्यादा उदास रहने लगी है। रात होते ही अपनी एक डायरी निकाल उसमें अपने दुख की बातें लिखा करती और रोती रहती। तभी उसी रात उसे महसूस हुआ कि कोई उसे खिड़की से देख रहा है। डर से वो माँ और बहनों को उठाती है, पर वो सभी गहरी नींद में सोए हुए हैं। फिर डरते डरते वो बाहर आई और उसी बाहर वाले घर के अंदर से आती आवाज सुनकर वो उस घर में घुसी। वही आखिरी दरवाजा खोलने पर उसे वहाँ एक अजीब सा जानवर जैसा दिखा। डर के मारे चिल्लाते हुए वो वही बेहोश हो गई और वो प्राणी जैसा दिखने वाला वहाँ से भाग गया। तभी उसकी माँ वहाँ आकर उसे अंदर ले आई। अब अगले दिन कपड़े सुखा रही सोनी को लकड़ियों के पड़े ढेर के नीचे कोई छुपा हुआ जैसा दिखा। उसने अपनी माँ को भी दिखाया। पहले तो उसे डराने के लिए सोनी की माँ डंडा दिखाती है और बोली, जो कोई भी है वहाँ बाहर निकलो। और वहाँ से एक लड़का बाहर निकला, जिसका आचार व्यवहार किसी जानवर की तरह होता है, जिसकी उम्र भी लगभग 18-19 साल की होगी। उस लड़के की नजर बाहर टोकरी में रखे आलू पर होती है। सोनी की माँ ने एक आलू उसकी ओर फेंका और उसने झपट्टा मारकर आलू को ऐसे खाने लगा जो कि कोई इंसान तो ऐसा नहीं खाता है। इसके बाद सोनी की माँ ने बाकी सभी आलू भी उसे दे दिए और उसने एक झटके में किसी जानवर की तरह वो सारे आलू खा लिए। लेकिन खाने के बाद भी वो लड़का वहीं बैठा रहता है। अब सोनी की माँ ने पुलिस बुलाई। जीताई भी वहाँ आया हुआ है। वो उस लड़के को बाहर निकाल देने को कहता है, लेकिन सोनी की माँ पुलिस को उस लड़के को ले जाने को कहती है, जिसपे पुलिस कहता है, कोरिया में युद्ध के दौरान लगभग 60,000 बच्चे अनाथ हो गए थे, शायद ये भी उन्हीं में से एक होगा। पुलिस उसे लेकर नहीं जाती और यहाँ सोनी दीवार से छुप छुप कर उस लड़के को देखती रहती है। सोनी की माँ नरम स्वभाव की है। काउंटी ऑफिस में उस लड़के को जगह न मिलने पर वो उसे अपने पास ही रख लेती है। घर आकर वो उसे नहला धुलाकर साफ करती है, क्योंकि उसमें से काफी बदबू आ रही थी। बेचारे नहलाते नहलाते वो तो बीच में ही सो गया। अब जब उसके सामने खाना परोसा गया तो वो सारा खाना खा लेता है, एकदम जाहिल गवार की तरह, मुंह में भरकर इधर उधर गिराकर। ये सब देख सोनी ने माँ से कहा, ये लड़का और कितने दिन यहाँ रहने वाला है? माँ ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने काउंटी ऑफिस में बात कर रखी है, बहुत जल्दी वो हमें बता देंगे, लेकिन तब तक क्यों ना हम उसे अपने पास रखकर थोड़ा इंसान की तरह रहना सिखाए। सोनी गुस्से में बिना खाए ही अपने कमरे में सोने चली गई। रात में सोने के लिए भी सोनी की माँ ने अपना कमरा उस लड़के के लिए छोड़ दिया। वो रात पूर्णिमा की रात होती है और उसे देख वो लड़का भेड़िए की तरह आवाज निकालने लगा, जिसे सुनकर सोनी की माँ ने एक बच्चे की तरह उसे फिर से सुला दिया। अगले दिन सोनी बक्सों में अपने कुछ किताबें ढूंढ रही है, तो वो ऊपर का रखा डब्बा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत भारी होने की वजह से वो उसे उठा नहीं पाती।
अब वही लड़का उसके पास धीरे धीरे आने लगा। सुनी तो डर के मारे उसके बाल पकड़ उसे मारने लगी, लेकिन फिर उसने देखा कि वो तो बक्सा उठाने आया था और उसने बड़े ही आराम से बक्सा उठा भी लिया। फिर सुनी ने उसकी मदद करने पर उसे खाने को दिया। वो झट से खाना छीनकर एक कोने में चला गया। उसी वक्त वहाँ जीताई आ पहुंचा। वो भी बक्सा उठाने लगा, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो बक्सा उठा ही नहीं पाता। सुनी जीताई को यहाँ से अभी जाने को कहती है, क्योंकि उसे अभी पढ़ना है। जीताई बोला, इतना पढ़कर क्या करना है तुम्हें? तुम्हें तो मुझसे शादी करके सारी उम्र मेरी देखभाल, मेरे लिए खाना ही तो बनाना है। और फिर सोनी के साथ वो जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। तभी उस लड़के ने वहाँ आकर उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और खूंखार आवाजें निकालने लगा। जीताई डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब तक सोनी उस लड़के से डरा करती थी, उसे देख नहीं पाती थी, लेकिन आज से वो उसे अच्छा लगने लगा। उसने उसे शुक्रिया भी कहा, लेकिन वो कोई भाषा नहीं समझता है, ना कुछ बोल पाता है। अब यहाँ रात में सोनी डॉगी को ट्रेन करने वाली किताबें पढ़ रही है। अगली सुबह सोनी ने माँ से पूछा, वो लड़का कहाँ है? किसकी बात कर रही हो? चुलसू की? सोनी की माँ ने उसका एक नाम भी रख दिया है, चुलसू, क्योंकि अगर उसका कोई बेटा होता तो उसका पति उसका यही नाम रखता। चुलसू बाहर बच्चों के साथ खेल रहा होता है। उसके हाथ में रखी बॉल वो इतनी जोर से फेंकता है कि दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद सुनी वहाँ आई और फिर वो उसे उसकी कुछ बातें पालन करने को कहती है, जैसे कि अगर वो वेट बोले तो उसे इंतजार करना है, अगर खाओ बोले तो खाना है। आजमाने के लिए उसने पॉकेट से एक आलू निकाला, जिसे देखते ही चुलसू छीन कर जल्दी जल्दी खाने लगा। उसे इंसानों की भाषा थोड़ी ना समझ आती है कि सुनी कहे और वो समझ ले, तो अब सुनी ने उसे इशारों में समझाया। फिर एक और आलू निकाला। इस बार भी वो वैसे ही छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार सुनी के ना देने पर वो जबरदस्ती कर खाने लगा, जिससे वो सुनी के हाथों को भी काट लेता है। तुरंत ही चुलसू रुक गया। सुनी रोने लगी, मगर फिर भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ती। उसने फिर से आलू देकर कहा, वेट, और आश्चर्य की बात है चुलसू वही रुक गया और जब कहा खाओ तो वो खाने लगा। सुनी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने पालतू जानवरों से प्यार दिखाते हैं। अब रात के खाने के समय चुलसू फिर से वैसे ही जानवरों की तरह जैसे ही खाने जाता है। सुनी ने तभी उसे वेट बोला और वो साथ ही साथ रुक गया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। फिर सोनी बोली, थोड़ा थोड़ा खाओ, और चुलसू डरते डरते एक एक दाना खाने लगा। सुनी ने उसके सर पर फिर से हाथ फेरा। आज की रात वो अपनी मन खराब लिखने वाली डायरी को बगल में रखकर डॉगी को कैसे प्यार से कंट्रोल करते हैं वो किताब पढ़ने लगी। सुनी अब रात रात में ना दुखी होती है ना ही रोती है। उसे चुलसू को सब सिखाते सिखाते उसका समय कैसे गुजर जाता है उसे भी पता नहीं चलता, और बार बार एक एक काम करने के बाद चुलसू अपना सर सुनी के आगे बढ़ा देता है हाथ फेरने के लिए। अब सभी बाजार गए हैं, पीछे पीछे चुलसू भी है। वो चुलसू के लिए कपड़े देख रहे हैं। तभी पीछे मुड़कर देखा तो चुलसू वहाँ नहीं है। सब जगह ढूंढा तो देखा कि वो एक खाने के ठेले के सामने खाना देख रहा है। ये देख सोनी की माँ ने सबके लिए ही खाना खरीदा। ठीक उसी के ऊपर बिल्डिंग में लोहे का काम हो रहा होता है। अचानक एक लोहे का बड़ा सा पट्टा उन पर गिरा। चुलसू ने सुमी और उसकी बहन को कसकर पकड़ लिया और लोहे का पट्टा उसकी पीठ पर आ गिरा, लेकिन उसे एक खरोच तक नहीं आई। बाजार में सभी लोग तो ये देख हक्का बक्का ही रह गए, पर चुलसू को कुछ भी नहीं हुआ। सुनी हैरानी से उसे देखने लगी। अगले दिन बच्चे चुलसू को टॉफी देते हैं, लेकिन वो उसे ना खाकर सुनी की ओर देखने लगा कि कब वो उसे खाने बोलेगी। थोड़ी देर बाद सुनी बाहर आई। सभी बच्चे को खेलते हुए जाते देख चुलसू भी भागने लगा, लेकिन फिर वापस घूम कर आकर वो सोनी के पीछे पीछे आने लगा। वहाँ से वो एक फार्म में गए जहाँ बच्चे सोनी को बकरी की आवाज निकालने को कहते हैं, जिसे सुनकर सभी बच्चों के साथ साथ चुलसू भी हंसता है। जिस चुलसू के अंदर किसी भी तरह का कोई एहसास, कोई इमोशन नहीं था, आज वो हंसना सीख गया है। अब रात में खाते समय सोनी की छोटी बहन ने माँ से कहा, माँ चुलसू और कितने दिन रहेगा हमारे साथ? मेरे क्लास में एक लड़का है जो अनाथ आश्रम में रहता है, वहाँ जगह मिल जाएगी। सोनी उदास हो गई। कहाँ जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, आज उसके चले जाने की बात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उसी रात जीताई एक लड़के के साथ कहीं जा रहा था और सोनी के पड़ोसी के उसी फार्म में उसकी गाड़ी जाकर जोर से टकरा गई, जिससे एक बकरी की वहाँ मौत हो जाती है। जीताई तो वहाँ से भाग गया, पर चुलसू उस मरी बकरी को उठाकर उसके मालिक को दे आता है। अब अगले दिन सोनी चुलसू को बोलना और लिखना सिखा रही है।
और वो प्यार भरी नजरों से सूनी को ताकता रहता है। अब सामने उसे सूनी का गिटार दिखा जो काफी समय से उसने नहीं बजाया है। ये गिटार है, मेरा गाना सुनकर तुम हंसना मत। और फिर सूनी उसे गाना सुनाती है। चुलसू की नजर उससे नहीं हट रही, मन भर कर वो उसे देखता रहता है। गाना खत्म होने के बाद चुलसू ने भी ठीक उसी तरह उसके सर पर हाथ फेरा, क्योंकि चुलसू की भाषा में इसका मतलब है कि जब कोई अच्छा काम करे तो सर पर हाथ फेरना। वो भी अपने एहसास इसी तरह व्यक्त कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बजी। काउंटी ऑफिस से आया है, रहने के लिए जगह मिल गई है, लेकिन सूनी रॉन्ग नंबर है कहकर फोन रख देती है। वो नहीं चाहती कि चुलसू यहाँ से जाए। रात हो गई, भले ही कमरे में सभी हैं, लेकिन चुलसू की नजरें हर पल सूनी को ही ढूंढती है। सूनी के बाथरूम से निकलते ही वो उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक आ गया। सूनी ने उसे वेट कहा और वो बाहर ही खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो वही दरवाजे के पास ही सो गया। चुलसू भले ही अपनी जज्बात जाहिर नहीं कर पाता, लेकिन वो सूनी को मन ही मन बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा है। सूनी भी उससे प्यार करती है, इसलिए तो उसने अपना बिस्तर भी दरवाजे के पास लगा दिया। अब आधी रात में जीताई वहां आया और सूनी के साथ खराब बर्ताव करने लगा। उसके साथ उसके कुछ और लड़के दोस्त भी है। पीछे खड़ा चुलसू भी ये सब देख रहा था। उसे गुस्सा आ रहा है, लेकिन सूनी के वेट कहने की वजह से वो चुपचाप खड़ा है। लेकिन जब जीताई ने सूनी पर हाथ उठाया, चुलसू अपना गुस्सा और रोक ना पाया और वो इंसान से पूरी तरह एक वेयरवुल्फ यानी भेड़िए में तब्दील हो गया। वो एक एक कर सबको मारने लगता है। जीताई को भी वो मारने ही वाला होता है कि तभी सूनी वेट चुलसू और चुलसू वहीं रुक जाता है। इसके बाद जीताई ने वहां पुलिस बुलाई और घटी सारी घटना उसने बता दी पुलिस को, पर सूनी साफ साफ इनकार कर देती है कि उसने ऐसा वहां कुछ भी नहीं देखा है, बल्कि जीताई ही यहाँ ताला तोड़कर घुसने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में जीताई सूनी और उसके परिवार को अपने किए एहसानों को बताने लगा, उन्हें नीचा दिखाने लगा। अब की बार सूनी भी चुपचाप नहीं बैठी और जीताई को करारा जवाब दिया। मेरे बाबा के मरने के बाद तुम लोगों ने मेरे बाबा का बिजनेस हथिया लिया है और अभी अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। जीताई बौखला कर बोला, चुलसू को इस घर से बाहर निकालो, नहीं तो तुम लोग इस घर से निकल जाओ। ठीक है, अपने बाबा को भी यहाँ बुलाओ, आज फैसला होकर रहेगा। सूनी उसके खिलाफ पुलिस को बताने लगी, जिससे जीताई ने घर पर तोड़फोड़ मचा दी और उसका गिटार भी तोड़ दिया। पुलिस चुलसू को पकड़कर ले गई। सबूत की कमी और कम चोटें लगने के कारण उन्होंने आपस में ही सुलह कर ली और तय किया कि चुलसू को वही बाहर वाले घर में कैद करके रखेंगे। अगली सुबह सभी मिलकर उस जगह को साफ कर रहे होते हैं। जीताई ने सूनी की माँ से कहा, कुछ दिन बाद तो आपकी पत्नी को शादी कर मेरे ही घर तो आना है, तो हम यूँ बेकार की लड़ाई क्यों कर रहे हैं। सूनी की माँ उसे कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि वो उसी के भरोसे पर है। सफाई करते वक्त वहाँ जीताई के हाथ एक खत लगा, जिसे लेकर वो सीधा प्रोफेसर कांग के पास पहुंचा और बोला, मैंने ऐसा कुछ देखा है जिसमें आपको काफी इंटरेस्ट होगा। अगले दिन सूनी चुलसू के पास आई, जहां उसे सबसे अलग बांध कर रखा गया है। उसके आते ही वो खुशी खुशी अपनी बनाई ड्राइंग दिखाता है, जिसमें उसने सूनी और उसके गिटार को बनाया है। अब सूनी ने उसे किताब दिखाई स्नोमैन की। ये मेरे बाबा ने मुझे दी थी, लेकिन मैंने इसे आज तक नहीं पढ़ा है और मैं अब भी नहीं पढ़ूंगी। मैं चाहती हूँ कि जब तुम पढ़ना और बोलना सीख लो, तब तुम मुझे ये किताब पढ़कर सुनाओ और उसके बाद मैं 100 बार तुम्हारा सर सहलाऊंगी। स्नोमैन बर्फ से बना एक पुतला होता है और तुम एक दिन वो मेरे लिए बनाओगे। चुलसू उसकी बातें ध्यान से बस सुनता रहता है। थोड़ी देर बाद दोनों खुले मैदान में टहलने निकले। मुझे नहीं पता चुलसू, तुम कहाँ थे इतने दिन, तुम्हें बोलना क्यों नहीं आता, तुम क्या हो और कैसे इतने ताकतवर हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम अब से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाओगे। और फिर उसके साथ रेस करने को कहती है। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद सांस फूलने से वो हाफते हाफते वही बेहोश हो गई। चुलसू उसे उठाकर जल्दी से घर लाया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। सामने पड़ोसी के घर भी गया तो वहाँ भी कोई नहीं। चुलसू को कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाए। उसे तो बोलना भी नहीं आता, इसीलिए वो उसे जंगल ले आया। अब रात हो गई। सूनी की माँ के साथ साथ पड़ोसी, पुलिस और वही प्रोफेसर कांग सूनी को ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर गए। बेहोश पड़ी सूनी के पास चुलसू को बैठा हुआ पाया। पुलिस चुलसू को फिर से बांधकर उसी कमरे में बंद कर देती है। अब यहाँ प्रोफेसर कांग सूनी की माँ को बताते हैं कि चुलसू एक प्रयोग का नतीजा है। डॉक्टर पार्क के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे थे, जिसमें हम सुपर सोल्जर्स बनाने की तैयारी कर रहे थे और चुलसू उसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है।
इसीलिए वो बाकी इंसानों से इतना अलग है। इतने में पुलिस चीफ भी वहाँ आ गई और सभी मिलकर तय करते हैं कि वो चुलसू को यहीं कुछ दिनों तक निगरानी में रखेंगे। अगर किसी भी तरह की कोई खतरे की घंटी दिखी तो उसे वहीं पर मार दिया जाएगा। चुलसू पूरी तरह से पुलिस की निगरानी में है। अगले दिन सोनी चुलसू को खाना देने को गई और खाना रखकर वापस मुड़कर जैसे ही जाने लगी, चुलसू उसे देख उसके साथ जाने के लिए दरवाजा जोर से धक्का देकर खोलने लगा, लेकिन सोनी के वेट कहते ही वो चुपचाप अंदर चला गया। पुलिस चीफ बोला, अगर इसने फिर से ऐसा किया तो मैं इसे शूट कर दूंगा। ये सुन सोनी गुस्से में बोली, तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकोगे और अगर तुमने चुलसू को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब रात में पुलिस चीफ और प्रोफेसर सीसीटीवी में चुलसू पर निगरानी रखे हुए हैं। पुलिस चीफ फिर से बोला, अगर ये थोड़ा सा भी हिंसक हुआ तो हमें मुश्किल कदम उठाने पड़ेंगे, और ये बात जी ताई ने सुन ली। सबके सोने के बाद प्रोफेसर के पास एक जूनियर आकर बोला, चुलसू के देखने, सुनने और सूंघने की शक्ति, यहाँ तक कि शरीर का तापमान भी 114 डिग्री है, आम इंसानों से कहीं कहीं ज्यादा, और उसकी हड्डियां इतनी मजबूत है कि एक हाथी की ताकत वो रखता है। प्रोफेसर उसे इस बारे में अगर कोई भी पूछे तो कहना कि सब कुछ नॉर्मल है। अगले दिन प्रोफेसर ने कहा, चुलसू का बर्ताव अभी तक तो बिल्कुल ही साधारण है, किसी भी तरह के खतरे होने की कोई आशंका नहीं है। इतने में जीताई बोल पड़ा, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैंने खुद अपनी आंखों से उसे हिंसक जानवर में बदलते हुए देखा है, पर कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब दूसरी तरफ सोनी की आहट से ही चुलसू पहचान गया कि सोनी आ रही है और उसे सामने देखते ही वो उसे मिलने के लिए बेताब हो उठा, लेकिन सोनी ने उसे वेट करने को कहा था, इसीलिए वो चुपचाप खुद को रोके बैठा हुआ है। तुम्हारा वेट खत्म हुआ चुलसू। चुलसू सीधा उठकर सोनी के पास गया और सोनी ने उसे गले से लगा लिया। ये सब देख प्रोफेसर बोला, वो भले ही बात नहीं कर सकता, लेकिन एहसास वो अच्छे से पहचानता है और धीरे धीरे वो कोशिश भी कर रहा है सीखने की। यहाँ पानी सर के ऊपर जा चुका जीताई बोला, उसने पड़ोस के फार्म की एक बकरी को भी मारा है। उस रात जीताई के साथ जो उसकी लड़की दोस्त थी उससे बयान लिया गया तो उसने झूठ कह दिया, पर सोनी को जीताई की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। उसने फार्म के मालिक से भी पूछा, मैंने चुलसू को वहाँ पर देखा था, लेकिन उसे बकरी को मारते हुए नहीं देखा, और उस बकरी को किसी भी जंगली जानवर ने मारा है ऐसा नहीं लगा मुझे, फार्म के मालिक ने कहा। सोनी जीताई पे झूठे इल्जाम लगाने के लिए चिल्लाने लगी तो उसने उसे गाली दे दी, जिस पर सोनी की मां ने भी प्रतिवाद किया। वो भी जीताई के अत्याचार से अब तंग आ चुकी है। तय हुआ कि कल ही वो सब फार्म में जाएंगे। अब रात में उसी फार्म का मालिक जीताई के पास आकर कहता है, मुझे पता है मेरी बकरी को किसने मारा था। चुलसू चाहे तो बाड़ा के अंदर कूद कर भी घुस सकता था, लेकिन बाड़ा टूटा हुआ था और उसी वक्त तुम वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकले थे। जीताई बोला, तो क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं बस चाहता हूँ कि तुम इन अच्छे लोगों को यहाँ शांति से रहने दो और चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर फार्म का मालिक वहां से जाने लगा। तभी पीछे से जीताई ने उस पर हमला कर उसे मार डाला। दूसरी तरफ पुलिस को कल एक रिपोर्टर के आने की खबर मिली है। तभी बिजली चली गई। ये सब कुछ जीताई कर रहा है ताकि वो चुलसू के पास जा सके। चुलसू के सर पर उसने हाथ फेरते हुए कहा, सुनी तुमसे नफरत करती है। पता है सोनी का गिटार उसी फार्म के मालिक के पास है। अगर सोनी को जल्दी गिटार नहीं मिला तो उसकी हालत खराब होकर वो मर सकती है और फिर वो तुमसे कभी बात नहीं करेगी। यहाँ बेचारा चुलसू उस बने गिटार की ड्राइंग लेकर निकल पड़ा। इसी के साथ बिजली भी वापस आ गई और सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि चुलसू अपनी जगह पे नहीं है। इतने में जीताई आकर बोला, मैंने उसे अभी अभी पड़ोसी के वहां जाते हुए देखा है। इधर चुलसू ने उस गिटार को ढूंढने के लिए सब जगह तोड़फोड़ मचा दी है। पुलिस वहां पहुंची और चुलसू पर बंदूक ताने खड़ी हो गई। सोनी के सामने चुलसू वही गिटार की तस्वीर दिखाता है। सोनी बोली, ये यहाँ नहीं है चुलसू। तभी जीताई पुलिस से बंदूक छीन चुलसू को मारने जाता है, लेकिन सोनी उसे रोकती है। गुस्से में उसने सोनी को मारा। इसके बाद चुलसू अपना गुस्सा नहीं संभाल पाया और अपने असली रूप में आकर जीताई पर हमला कर देता है। पुलिस गोली पे गोली बरसा रही है, लेकिन आखिर तक उसने जीताई को मार डाला और सोनी को उठाकर जंगल की ओर भाग गया। चुलसू के पांव पर गोली लगी है, खून बह रहा है, लेकिन फिर भी वो सोनी को लिए दौड़ता हुआ एक सुरक्षित जगह एक गुफा में पहुंचा। उसके घाव पर पट्टी बांधते हुए सोनी बोली, चुलसू ये सब क्या था? तुम असल में कौन हो? चाहे तुम कितने भी बुरे क्यों ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस
मुझे यही पता है कि तुम मेरे जुल्सू हो, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अब वो जुल्सू को नहीं बचा सकती। इतना कहने के बाद सोनी वहीं बेहोश हो गई। सोनी के साथ साथ वो भी उसे पकड़कर वहीं सो गया। अगली सुबह गोली की आवाज सुनकर सोनी की आंख खुली। वो जुल्सू को वहां से भाग जाने को कहती है, नहीं तो पुलिस उसे मार डालेगी। लेकिन वो किसी भी कीमत पर सोनी का पीछा नहीं छोड़ता। सोनी बहुत रोते हुए कहने लगी, हम अब एक नहीं हो सकते, मत आओ मेरे पीछे। जुल्सू उसे हाथ लगाने गया तो उसने उसका हाथ हटा दिया। जुल्सू ने सर उसके सामने किया हाथ फेरने के लिए तो सोनी ने उसे थप्पड़ मार दिया। बहुत ही रोते रोते सोनी ने उससे माफी मांगी और जाने लगी। उसे जाता देख जुल्सू ने पहली बार कहा, मत जाओ सोनी, लेकिन सोनी वहां से चली गई। उसने पुलिस को बस इतना ही बताया कि जुल्सू उसे यहाँ छोड़कर कहीं चला गया है। अगले दिन ही सोनी और उसका परिवार भी ये घर छोड़कर चला गया। जाने से पहले सोनी एक खत जुल्सू के लिए छोड़ जाती है। इसी के साथ कहानी अब आज में आ गई। आज सोनी ने रात यहीं बिताने का फैसला किया। इधर बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए जब उसकी नातिन बाहर आई तो उसने किसी को तो देखा। फिर वो डर के मारे वापस कमरे में आ गई। अब करीब 1:30 बजे सोनी उसी जुल्सू के कमरे में आती है जहाँ जुल्सू बैठा हुआ है। उसने उसका टूटा गिटार वापस लौटाया जिसे उसने खुद अपने हाथों से जोड़ा है, और साथ ही उसका छोड़ा हुआ खत भी जिसमें लिखा है, जुल्सू तुम इंतजार करना, मैं वापस लौटूंगी। सोनी रोते हुए बोली, और तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं जुल्सू, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। जुल्सू बोला, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत हो मेरे लिए। तुमने क्यों मेरा इंतजार किया जुल्सू? मैंने तो नहीं किया। देखो मेरे बच्चे हैं, मेरे नाती पोती है। और फिर उसने जुल्सू को अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद जुल्सू वही स्नोमैन की किताब की कहानी सोनी को सुनाने लगा। कहानी सुनते सुनते सोनी वही सो गई। अगली सुबह उसने देखा कि ये सब उसका एक सपना मात्र था। जुल्सू के वहां होने का कोई भी नामो निशान नहीं है। वापस जाते समय उसे उसी आदमी का फोन आया जिसे वो घर बेचना था, और सोनी ने कहा, मैं ये घर नहीं बेचूंगी। उसकी नातिन ने बताया कि कल रात उसने किसी को देखा था। सोनी समझ गई कि वो जुल्सू ही था। इधर जुल्सू उसकी जाती हुई गाड़ी को देख रहा है। वो आज भी दूर कहीं उसका इंतजार कर रहा है। फिर वो बर्फ से ढके पहाड़ पे वही स्नोमैन बना रहा है जो सोनी ने उसे बनाने के लिए कहा था। उसने सोनी की इच्छा तो पूरी की, लेकिन उसकी इच्छा अधूरी ही रह जाती है। उसके पास उसके सर पर हाथ फेरने के लिए सोनी नहीं है। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाए। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवी स्ट्राइप को देते रहे ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियां लाती रहूं, कहानियां सुनाती रहूं। सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवी स्ट्राइप। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।